लिसनर्स, हम लेकर आए हैं आपका अपना शो दी हेल्थ टॉक, जिसमें हम हमारी हेल्थ यानी सेहत से जुड़ी जानकारी लेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं डॉक्टर मदन गुलाटी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद चिकित्सा क्या है। आयुर्वेद जैसे शब्द आयु प्लस वेद, इन दो शब्दों का जोड़ है। आयु का मतलब है जीवन और वेद का मतलब है उसको जानना, नॉलेज। तो आयुर्वेद एक वो चिकित्सा प्रणाली है जिसमें हमें टोटलिटी ऑफ लाइफ, इसका जो है टोटल हेल्थ, जो आयुर्वेद आयु के बारे में टोटल ज्ञान जिसमें दिया जाता है उसका नाम आयुर्वेद है। तो जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, या सपोज हमने एक मोबाइल खरीदा, तो उसके लिए उसका जो दुकानदार है हमें एक वो इंस्ट्रक्शंस का एक मैनुअल हमारे हाथ में पकड़ा देता है उसकी मेंटेनेंस के लिए, कि हमें जो है उसको किस तरह से उसको बेटर वे से उसकी जो है उसको किसी तरह का कोई उसकी लॉन्गेविटी रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। और उसका जो है इसी पैटर्न पर हमारे जो जब सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा ने उसको जो आयुर्वेद को एक गाइड के रूप में, एक उपहार के रूप में, एक हमें इंस्ट्रक्शन की मैनुअल के रूप में आयुर्वेद का ज्ञान हमें दिया। जैसे कि कहा गया है कि ये जो साइंस है, सबसे पहले जो है ब्रह्मा ने इसका ज्ञान जो है दक्ष प्रजापति को दिया था। दक्ष प्रजापति से ये ज्ञान जो है अश्विनी कुमारों को मिला, और अश्विनी कुमारों से ये ज्ञान जो है वो इंद्र को मिला, और इंद्र से भारद्वाज हमारे जो इसमें लेकर के इस ज्ञान को हम लोगों तक पहुँचाया उन्होंने। उसके बाद जो हमारे जो अलग अलग ग्रंथ लिखे गए, अग्निवेश संहिता है, जैसे चरक संहिता कहते हैं, सुश्रुत संहिता है, तो ये ज्ञान जो है हमारा इस तरह से हम लोगों तक पहुँचा। तो इसकी जो परिभाषा शास्त्रों में दी गई है वो लिखा हुआ है, हित अहितम सुखम दुखम आयुष तस्य हित अहितम मानव च तत् यत्रोक्तम आयुर्वेद से उचाइते। आयुर्वेद वो चीज़ है जिसमें क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, क्या सुखकारी है, क्या दुखकारी है। जीवन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा जीवन हम जिएं कि हम जो है हमारी लंबी आयु हो। तो साइंस ऑफ लॉन्गेविटी कह सकते हैं आयुर्वेद को। ये एक ऐसा एक कला है, जीवन जीने की कला है ये। डॉक्टर साहब, ये तो हुआ आयुर्वेद का इतिहास। अब हम आयुर्वेद के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, आयुर्वेद में जो स्वस्थ है मीन्स हेल्थ क्या है, इसके बारे में आयुर्वेद में लिखा है, सम दोष है, सम अग्निश्च, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। स्वस्थ का मतलब क्या है कि जिसके जो सब में स्थित है, स व सथ, सा व प्लस सथा, मीन जो सब में स्थित है, जो अपने आप में स्थित है। तो हेल्दी पर्सन वो है जिसके तीनों दोष मीन्स जो उसकी ट्राई एनर्जीज है, जिससे उसका सिस्टम चल रहा है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में कहते हैं। इसको आयुर्वेद की भाषा में वाता, पित्ता एंड कफा, ये तीन एनर्जीज हैं जो चला रही हैं। उसका बैलेंस हो जब, और हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसका प्रॉपर डाइजेशन ठीक कर रहे हो, काम, हार्मोन्स बिल्कुल बैलेंस अवस्था में हो, हमारे टिश्यूज़ बिल्कुल ठीक काम कर रहे हो, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, उसके साथ आत्मा, मन और इंद्रिय, ये तीनों जो हैं ये प्रसन्न हो, मतलब ब्लिसफुल हमारी सोल हो, माइंड हमारा बिल्कुल जो है वो हैप्पी माइंड हो, और हमारी जो है किसी तरह की हमारी जो फिजिकल बॉडी भी, हम सोशल भी हेल्दी हों, तो हम हेल्दी हैं। केवल बीमारियों का एब्सेंस होना ही, बीमार का डिजीज़ ना होना का मतलब हेल्थ नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेद की है, जो हमारे कितने हज़ारों सालों से, 5000 साल से जैसे हमारे आयुर्वेद का ज्ञान हमारे जो टेक्स्ट के रूप में मिला है, जो किताबों के रूप में हमें मिला है, तो वो जो परिभाषा है वो आज की WHO की परिभाषा से बिल्कुल मेल खाती है। WHO में भी यही कहा कि जो परिभाषा हेल्थ की दी गई है वो यही है कि उसमें जो है हेल्थ अपना फिजिकली एंड मेंटली एंड सोशली, आयुर्वेद में एक स्टेप आगे है कि हम स्पिरिचुअली भी ठीक हों, हमारी स्पिरिचुअल लेवल पे भी हमारी हेल्थ ठीक हो, तब हम हेल्दी हैं। तो आयुर्वेद में कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स क्या हैं? आयुर्वेद की देखो, आयुर्वेद का जो बेसिकली कंसेप्ट्स को समझने से पहले हम आयुर्वेद के उद्देश्य के ऊपर थोड़ा देखते हैं कि साइंस में जो है प्रिवेंटिव पार्ट को हमने ज़्यादा जोर दिया है, कि इसमें लिखा है कि स्वस्थ के आयुर्वेद का जो है कि स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा और आतुर के विकार का प्रशमन। तो जो आयुर्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात कही गई है कि हेल्दी को हेल्दी, जो प्रमोशन ऑफ हेल्थ है, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, इस पर अधिक बल दिया गया है, और उसके बाद में जो है क्रिएटिव पार्ट को दिया गया है। तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम चाहिए आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो इसमें क्या है, इसके लिए जो कंसेप्ट्स हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो बिल्कुल नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे नेचर में हम क्या कहते हैं कि सारा हमारा जो शरीर है वो पंचमहाभौतिक 5 तत्व हैं सृष्टि में, तो जिसको हम कहते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। हम कहते हैं ना कण कण में भगवान है। भगवान का मतलब क्या है, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। तो ये जो 5 तत्व हैं जिससे बना हुआ, इसको कहते हैं 5 एलिमेंट थ्योरी। ये आयुर्वेद का एक बेसिक कंसेप्ट है कि हम जो है हमारा जो सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, सर्वद्रव्याणि पंचमहाभौतिकम अस्मिन् शास्त्रे, ऐसा लिखा हुआ है। जैसे एक एटम में भी ये 5 तत्व होते हैं।
जो कि एटम में जो वेट होता है वो न्यूट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का जो उसका नंबर होता है उसके ऊपर उसका हम वेट मानते हैं। जो उसमें एक कोहेसिव फोर्स होती है जिसके वजह से वो जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं, वो कोहेसिव फोर्स जो है वो जल तत्व को प्रतीक बताती है। और उसके साथ साथ जब एटम ब्लास्ट कर जाता है तो लेटेंट हीट निकलती है, दैट इज़ अग्नि तत्व। और उसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जिस फोर्स से घूम रहे हैं उस फोर्स का नाम जो है वो वायु तत्व है, एयर है वो। और उसकी जिस स्पेस में है वो आकाश तत्व है। तो आयुर्वेद में कंसेप्ट एक तो 5 एलिमेंट थ्योरी का है, दूसरा जो कंसेप्ट है वो है हमारे जो 3 दोष हैं, जो मैंने बोला ना 3 दोष के हैं, वाता पित्त एंड कफा। तो ये नेचर में जिस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा और वायु चला रहे हैं सृष्टि को, जो एक इंटेलिजेंस एनर्जी नेचर में है, तो वो आयुर्वेद में भी उन्हीं 3 एनर्जीज को कहते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है विसर्गा दान विक्षेपे सोम सूर्य अनिला यथा धारयंती जगदेहम का पित्त अनिलास तथा। जिस प्रकार से सृष्टि में जो 3 चीज़ें, सूर्य क्या कर रहा है, वो खींच रहा है एनर्जी को, चंद्रमा जो है वो दे रहा है, सोम सूर्य अनिला यथा, वायु जो है वो विक्षेपण का कार्य करती है ना, विसर्गा दान विक्षेपे सोम सूर्य अनिला यथा। सोम मीन्स चंद्रमा, जो मून की एनर्जी है। तो ये हमारी बॉडी में जो चंद्रमा का प्रतीक है वो हमारी बॉडी में कफ होता है, जो सूर्य का प्रतीक है फायर है, जो हमारी बॉडी में उसको हम पित्त बोलते हैं, और जो हमारी एयर सृष्टि में जो एयर है वो हमारी बॉडी में वाता के नाम से क्या जानी जाती है। तो वात पित्त कफ, ये 3 इसका कंसेप्ट है। तीसरा जो इसका कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है वो षड्रस का है। जैसे हमारे मॉडर्न सिस्टम में हम देखते हैं कि कितने कार्बोहाइड्रेट, कितने प्रोटीन, कितने ये लिया जाए। हमारे हैं 6 रस, हमारे मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, स्वीट, सॉर, साल्टी, पंजेंट, बिटर एंड एस्टिंजेंट। ये जो 6 टेस्ट हैं इसके हिसाब से हमने वो देखना होता है कि भाई इसका जो बॉडी में एक आदमी सपोज मधुर रस है, उसमें 2 तत्व हैं, उसमें पृथ्वी और जल है। पृथ्वी और जल जो है वो उसको मधुर रस स्वीट चीज़ को बनाती है। और हमारी कफ का भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसके जो उसका एलिमेंट्री लेवल के ऊपर कफ दोष जो है उसमें भी क्या होता है, पृथ्वी और जल होता है। तो जब हमारी बॉडी में पृथ्वी और जल की कमी हो जाती है, जैसे हमारी बॉडी में कफज रोग हो रहे हैं, तो हमें वो स्वीट चीज़ों को बंद करना होता है। जिसका बाय द वे किसी का ओवर वेट हो रहा है तो उसमें जो है पृथ्वी और जल तत्व वाली चीज़ें नहीं दी जाएंगी, उसको हम जो है कटु और दूसरी चीज़ें, इससे जैसे फायर तत्व का जो है वो अग्नि के साथ संबंध है। तो ये जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमें बैलेंस करना पड़ता है जो रसों के हिसाब से, कि मधुर रस जो है वो कफ को बढ़ाता है, अमल लवण कटु रस जो है वो क्योंकि उसमें फायर होती है वो हमारी अंदर जाकर के अग्नि को, पित्त को बढ़ा देते हैं। अमल लवण कटु पदार्थ खाएंगे तो पित्त बढ़ जाएगा, कटु तिक्त कषाय खाएंगे तो हमारी वायु बढ़ जाएगी। तो आयुर्वेद में जो सिद्धांत हैं वो इस पर बेस्ड हैं कि भाई इन्हीं को हमने बैलेंस करना होता है। हमें जिस पेशेंट को देखना होता है हम सबसे पहले उसका ये देखते हैं कि इसके जो है कौन सा दोष इसमें बढ़ा हुआ है। तो इन प्रिंसिपल्स पे हमारी चिकित्सा की जाती है। अब आप किन किन रोगों का इलाज कर रहे हैं? देखो, आयुर्वेद में सभी प्रकार की जो क्रोनिक पेशेंट्स हैं, जो मतलब जिसको हार चुके होते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारा रहन सहन, हमारा खान पीन, हमारी सोच, हमारे विचार सब पोल्यूटेड हो गए हैं। हमने अपनी धरती माता की गोद को भी मैला ही कर दिया है। उससे क्या हो रहा है कि हम जो है बहुत भयंकर बीमारियाँ जैसे कि लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ मेलाइटिस की प्रॉब्लम आती है, ब्रोंकियल अस्थमा की प्रॉब्लम है। और ये जो लाइफस्टाइल डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आज नंबर 1 पे आ रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। डायबिटीज़ तो बिल्कुल हमारा जो बहुत डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। तो ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उसके लिए बेस्ट आंसर है आयुर्वेद। दूसरा जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ में हमारी जो है रोग, उसमें एक आमा होता है। आयुर्वेद में माना जाता है कि बॉडी में एक विष होता है, वो आम उसको बोलते हैं, एंडोटॉक्सिन्स बॉडी में बन जाते हैं। तो उसमें जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, सोरियासिस की प्रॉब्लम है, सार्कोडोसिस की प्रॉब्लम है, स्क्लेरोडर्मा की प्रॉब्लम आती है, और रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों की दर्द जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस आम बात बोलते हैं आयुर्वेद में, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए भी बेस्ट आंसर है आयुर्वेद। और इसके साथ में हमारी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, जितनी डर्मेटाइटिस की और जितनी भी उससे रिलेटेड सेक्स की प्रॉब्लम्स हैं, लेडीज़ में जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, उसके लिए भी आयुर्वेद इज़ द बेस्ट आंसर। उसमें हमें हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो जाता है, कई बार फेस पे वाल आ जाते हैं लड़कियों के, तो उनको सेट राइट करने के लिए आयुर्वेद में जो है औषधियाँ जो है वो नेचुरल वे से दी जाती हैं, उससे बहुत फ़ायदा होता है। उसके साथ साथ जो है डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि गाउटी आर्थराइटिस है, या फिर उसके बाद हमारे आ जाती है ओस्टियो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम। तो इसमें भी आयुर्वेद का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हमारे जो कई बार प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश नहीं होती, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है ना, क्रोनिक हेडेक रहती है, जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या फिर वो एपिलेप्सी के फिट्स पड़ते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी आयुर्वेद का जो है वो। उसके साथ है एलर्जिक प्रॉब्लम्स, जैसे कि रेनाइटिस की है ना, रेनाइटिस, अबीट एलर्जी आजकल बहुत फैली हुई है, सिलिक डिजीज़ बोलते हैं इसको। तो उसमें भी हमारी एनर्जी का जो कंसेप्ट है हमारा आयुर्वेद में वो है कि इट इज़ नॉट अल्लाह दी मर्जी। एलर्जी जो है वो लैक ऑफ एनर्जी है।
तो हम बॉडी में उसकी नेचुरल क्यूरेटिव फोर्स को जो है ना जगा देते हैं आयुर्वेद से। तो जब नेचुरल क्यूरेटिव फोर्स जाग जाती है तो बीमारी जो है वो ठीक हो जाती है। हमारा जो इवन कैंसर के पेशेंट में भी हम तो वही सिद्धांत पर बात करते हैं कि ये जो पेशेंट है उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जागृत किया जाए, नेचुरल क्यूरेटिव फोर्स को इन्हांस कर दिया जाता है। ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे उसका जो है उसका वात पित्त कफ का बैलेंस जो है वो हम रिस्टोर कर देते हैं। तो उसको समावस्था में लाना जो है ना हमारी जो चिकित्सा में बड़ी महत्वपूर्ण बात सोची जाती है। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि आयुर्वेद और एलोपैथिक में किसका क्योर जल्दी होता है? देखो इसके कंसेप्ट जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से तभी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हम डिजीज़ को आयुर्वेद की दृष्टिकोण से और मॉडर्न की दृष्टिकोण से समझें। मॉडर्न में एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन में डिजीज़ को कहते हैं डिसईज, कि एक आदमी को ईज नहीं है, उसको पेन हो रही है तो उसको पेन किलर दे दी जाती है, एलर्जी है तो एंटी एलर्जी दी जाती है, उसको जो उसका ट्रीटमेंट तो करने पर बल दिया जाता है। जबकि आयुर्वेद में डिजीज़ को क्या है, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, विषमता ऑफ द ट्राई एनर्जी इज रोग, और उसको समावस्था में लाना जो है वो आरोग्य है। तो जो सिद्धांत क्या हुआ, क्योरेटिव पार्ट है। हम पेशेंट के ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम पेशेंट का क्योर करते हैं। हम पेशेंट की जो डिजीज़ ओरिएंटेड सिस्टम नहीं है हमारा पेशेंट ओरिएंटेड सिस्टम है। तो आयुर्वेद में जो विशेषता भी यही है कि इसमें रेडिकेशन ऑफ द डिजीज़ की जाती है, पेशेंट एज ए होल ट्रीट किया जाता है, ना कि उसकी पर्टिकुलर डिजीज़, ना कि उसके पर्टिकुलर साइंस एंड सिम्टम्स। हम सिम्टोमेटोलॉजी को लेते हैं परंतु उसमें हम चिकित्सा करते हुए एज ए पेशेंट एज ए होल उसको केयर करना होता है। तो आयुर्वेद में जो है क्रोनिक पेशेंट जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए तो बेस्ट आंसर है ही। जो एक्यूट प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें आयुर्वेद में जो है वो जैसे कि डायरिया डिसेंट्री हो रहा है तो उसमें हमारी कर्पूर रस है तो इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं। सिंपल हल्दी के प्रयोग से हम देखते हैं कई बार मिरेकल हो जाते हैं। तो ये जो आयुर्वेद की जो जैसे एलर्जी का पेशेंट है तो मैं समझता हूँ कि इस बेस्ट एंटी एलर्जी, एंटी हिस्टामिन, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी हल्दी जो है घरेलू चीज़ है। ट्रॉपिकल इस्नोफेली जैसे पेशेंट्स में हमने उसके देखे हैं कि बड़े ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट में, जियार्डियासिस के पेशेंट में केवल हल्दी से बहुत लाभ होता है, जो डायरिया डिसेंट्री हो जाती है। तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी माने जाते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बल्कि क्योंकि ये नेचुरल दवाइयाँ होती हैं, इसमें सिंथेटिक नहीं होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से ली जाती है। हमारी बॉडी एडेप्टोजेनिक होती है, जैसे हम रोटी रोज़ खाते हैं, भोजन करते हैं रोज़, तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज से आई हुई दवाई के लिए कोई बॉडी में कोई ऐसा रिएक्शन सा नहीं होता है, तो उससे कोई किसी तरह के साइड इफेक्ट्स की कोई ऐसी संभावना नहीं होती। बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन किया। कई बार हमारे देखते हैं अपनी चिकित्सा में कि एक पेशेंट इलाज करवाने के लिए आता है सिर दर्द का, हम उसको ब्रह्म रसायन दे देते हैं। ब्रह्म रसायन में आंवला और वो होते हैं वो जो कि वालों के लिए बड़े अच्छे हैं। तो वो आके पेशेंट कुछ दिन के बाद कहता है जी मेरे से बड़े गहरे काले बाल आ गए। तो हमने तो इलाज किया था सिर दर्द का, मगर वो उसको साइड बेनिफिट्स तो मिल जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है प्रयोग शमेद व्याधि जो अन्योम अन्यमोदीरियत नासा विशुद्ध शुद्धस्तु शमेद्यो ना कोपेत। प्रयोग करने पर जो एक बीमारी को ठीक कर दे और जो दो बीमारियां पैदा कर दे वो चिकित्सा प्रणाली शुद्ध नहीं है। शुद्ध चिकित्सा प्रणाली वही है जो एक बीमारी को ठीक करे और दूसरी पैदा ना होने दे। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद। इसमें जो है साइड बेनिफिट्स तो मिल जाते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बड़ी जो कि सब, हाँ, अगर कोई दवाई गलत दी जाए है और पेशेंट की डायग्नोसिस ही ठीक नहीं किया किसी, तो फिर तो उसके नुकसान होगा ही। तो या ज़्यादा एक्सेस मात्रा में दी जाती है कोई मेडिसिन तो फिर तो उसकी, मगर अदरवाइज जो अगर प्रॉपर विधि से और प्रॉपर मात्रा में हम कोई दवाई देते हैं आयुर्वेद की, तो वो तो उसका कोई हमें ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं मिलते। डॉक्टर साहब ये भस्मों का एक पहले से कह लो कि या पहले तो काफ़ी माना जाता था, लेकिन आज के समय में भी कुछ लोग इसमें विश्वास करते हैं। हाँ। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भस्म को आप समझे थोड़ा सा कि भैया जैसे हमारी लोह भस्म है, लोहा को हम कुछ आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियों की भावनाएं देते हैं, जैसे घृत कुमारी के रस से घोटा जाता है उसको, इसी तरह से उसको अक के दूध की भावना दी जाती है। उसका जो निरिंद्रिय द्रव्य होता है उसको स इंद्रिय बना देते हैं हम उसको। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बना करके कोलाइडल फॉर्म में उसको बनाया जाता है। वो भस्म का हमारी बाकायदा जो विधि पूर्वक भस्म बनी होती है, जिसको हम रेखापूर्ण भस्म कहते हैं, कि उंगलियों के बीच में वो रेखा बन जाती है। फिर उसको नृत्य भस्म कहते हैं। जैसे लोह भस्म से दोबारा लोहा हम प्राप्त नहीं कर सकते, मैग्नेट के साथ वो भस्म खींची नहीं जाती, इसका मतलब उसके गुण लोह के नहीं रह जाते। तो जो भस्मीकरण की प्रक्रिया है उसमें वो जो मेटल्स हैं वो खत्म हो चुकी होती हैं, उसमें वो वाले गुण ही नहीं रहते, वो निरुक्त हो जाती है। दोबारा से वो उसको हम नहीं गेन कर सकते, मैग्नेट उसको लगाएंगे तो लोहा उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो जब ये ऐसी भस्म बन जाती है जिसमें ये वाले गुण हों कि वो वारीतर भस्म होनी चाहिए, पानी के ऊपर तैरनी चाहिए, अगर वो भस्म इस तरह की बनी हुई विधि पूर्वक हमारी GMP को क्रॉस करके, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को क्रॉस करके अगर कोई दवाई मार्केट में आई है और वो उसको हम प्रयोग करते हैं तो वो निरापद है।
हाँ, कोई कच्ची भस्म बना लेता है, कोई घर में अंगीठी लगा के किसी वैद्य ने अगर अपना ऐसा काम किया है और वो भस्म कोई शास्त्रीय विधि से नहीं बनाई गई है और वो कच्ची रह जाती है, तो वो खतरनाक हो सकती है। तो ये धारणा से लोग मैं भी उसको कहता हूँ कि भस्म जो है प्रॉपर बननी चाहिए, और उस पर जो है जैसे हमारे अब गवर्नमेंट के पैरामीटर्स बन चुके हुए हैं, आयुष डिपार्टमेंट ने पूरे उसके गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए फार्मेसीज को लाइसेंस देने से पहले सारे चेक किए जाते हैं, उन पैरामीटर से क्रॉस की जाती हैं। वो जो अच्छी भस्में हैं जैसे झंडू है, डाबर है, वैद्यनाथ है, ऊंजा है, ये जो अच्छी अच्छी कंपनियां जो हमारे दूध पपेश्वर है, इन कंपनियों की जो भस्में हैं ये बिल्कुल सेफ़ है और हम इसको लगभग 35 साल से यूज़ करते आ रहे हैं। और मैंने देखा है कि बल्कि किडनी फेलियर के पेशेंट्स को हम एक दवाई सर्वतोभद्ररस देते हैं। सर्वतोभद्ररस से हम उसको किडनी, उसमें स्वर्ण भी बढ़ती है, स्वर्ण भस्म भी होती है, लो भस्म भी होती है, उसके किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। कच्ची भस्म अगर कोई बनी हो और वो प्रॉपर ना हो तो उसको तो नुकसान हो सकता है, इसलिए किसी प्रकार का इसका कोई डर नहीं रखना चाहिए, कोई चिंता नहीं रखनी चाहिए। तो आप क्या विश्वास करते हैं कि लोगों में आज भी इसकी जागरूकता है? लोगों में जागरूकता अब आ रही है, क्योंकि ये सारे भारत में, क्योंकि आज जो हमारा जो लाइफस्टाइल इस तरह का बन गया है कि भाई हम जो बीमारियों को ट्रीट तो कर रहे हैं, हम क्योर नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग चाहते हैं कि हम कब तक ये दवाई को हम ज़िंदगी भर खाएंगे। किसी को थायराइड हो जाता है तो कहते हैं सारी ज़िंदगी खाओगे, ब्लड प्रेशर है तो सारी ज़िंदगी खाओगे, डायबिटीज़ है तो सारी ज़िंदगी खाओगे, अस्थमा है तो सारी ज़िंदगी खाओगे। जो बीमारी सारी जिंदगी, उसका मतलब वो हम दबाए रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम उसको क्योर करना चाहते हैं। तो वो वात पित्त कफ के इम्बैलेंस को अगर हम रिस्टोर कर देते हैं, तो अगर हम योग को साथ में अपना लेते हैं और आयुर्वेद के साथ योग मिल करके अगर हम उसकी समावस्था में ला देते हैं, तो फिर हमारी जो है वो बीमारी ठीक हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद में जो है रोगों के इम्बैलेंस का नाम जो है वो चिकित्सा डिजीज़ है। तो चिकित्सा आयुर्वेद में जो कही है वो बड़ा यूनिक उन्होंने कहा है कि या भी क्रिया भी जयंते शरीरे धातवे समय से चिकित्सा विकाराणाम कर्म तस् विश्याम मतम। ऐसा लिखा हुआ है कि या भी क्रिया भी जयंते, जेड़ी मर्जी क्रिया करो, आप जैसा मर्जी करो, या भी क्रिया भी जयंते, शरीर की धातुओं को समावस्था में ले आइए। तो वो चाहे आप योग द्वारा करें, चाहे उसको आहार बता दें, चाहे उसको प्राणायाम बता दें, चाहे हम उसको किसी भी मेथड से उसकी इम्बैलेंस को हम रिस्टोर कर देते हैं, तो वो पेशेंट बिल्कुल क्योर हो जाता है। तो आयुर्वेद की ब्यूटी यही है कि ये सिर्फ चिकित्सा ट्रीटमेंट के रूप में नहीं होती, यहाँ पे क्योर किया जाता है, रेडिकेशन की जाती है, और उसमें जो सिद्धांत है इम्बैलेंस को बैलेंस में लाया जाता है। तो यही बात हमारे योगा में है। योग में भी स्वमतोम योग उचयते, योग का भी प्रिंसिपल क्या है कि समावस्था में लाना है। आयुर्वेद का प्रिंसिपल भी क्या है, समावस्था में लाना है। तो ये योग और आयुर्वेद जो है ना, ये इसी सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं कि भाई हमें इम्बैलेंस को बैलेंस में लाना है। तो इस तरह से ये जो आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली है, इसके लिए लोगों का जो झुकाव है वो डे प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत में नहीं बल्कि सारे विश्व में जो है आयुर्वेद की मांग भी होने लगी है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में खान पान के विशेष टिप्स क्या हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जो आयुर्वेद में जो हमारा, क्योंकि मैंने बताया कि हमारा किचन जो है ना वही आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद जैसे हम किचन में हल्दी का प्रयोग करते हैं, हम सब्जियों में डालते हैं, तो हम सोचते हैं भाई ये हल्दी क्यों कितने सालों से यूज़ आती है। बाहर के देशों वालों को तो इतना भी नहीं पता कि हल्दी जो है वो मसाला उसमें डाली जाती है, सिर्फ कलर देने के लिए नहीं होती। बिकॉज जो भी हमारा जो हम कोई भोजन बनाते हैं उसमें जो एंटी बैक्टीरियल, उसमें एंटीसेप्टिक काम जो है वो हल्दी से कहते हैं। आप देखते हैं कि इट्स द बेस्ट, अब हम कहीं भी हल्दी थोड़ी फेंक दें तो कीड़ा आके सूंघ के भाग जाता है वापस। तो हमारी बॉडी में भी वो हल्दी जाकर हम जब लेप वगैरह करते हैं, जब बच्चों की मैरिजेज होती हैं तो भी हम लेप करते हैं हल्दी से, शोधन, वो उसका एक संस्कार किया जाता है बाकायदा। तो उसके बदले पवित्र करना अपने आप को, मतलब हमारी बॉडी में जो हम किचन में जब हल्दी का प्रयोग करते हैं तो इसका जो है वो हमारी जो भोजन बनाया जाता है उसकी पवित्रता लाई जाती है, उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फ्री कर दिया जाता है। तो अगर हम एज इट इज़ एज ए मेडिसिन हल्दी को दें सवेरे खाली पेट, अगर किसी को लूज मोशन लगे हुए हैं, जियार्डिया का पेशेंट है, या हम इसको अमीबिक डायसेंट्री रहती है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट है, उसको केवल हल्दी से ठीक कर सकते हैं आप। इसी तरह से इसकी बेस्ट एंटी एलर्जी, जितनी भी एलर्जिक जैसे रेनाइटिस की प्रॉब्लम है, जुकाम रेशा रहता है, तो हम थोड़ी सी हल्दी लेकर के उसको थोड़े से अपना हल्का सा शहद में मिला करके या उसको देसी घी में और थोड़ी सी बुरा खंड डाल के उसको एक अवले सा बना दिया जाता है। उसको अगर दिया जाए, ऊपर से दूध पिलाया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसको जो है एलर्जी रह जाएगी। ब्रोंकियल एस्थमा तक के पेशेंट, और मैंने तो इसको इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटी एलर्जी, एंटी हिस्टामिन, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक एंड एंटी कैंसर। तो ये जो कैंसर के पेशेंट तक का हल्दी का, जहाँ पे मतलब मॉडर्न में जहाँ पे स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं, आयुर्वेद में वो काम हम हल्दी से ले जाते हैं। जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम है या अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हम हल्दी देते हैं, क्योंकि ये आमा का भी पाचन करती है और अपनी उष्णता से और अपने गुणों से एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। जैसे रोमेटोइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में हम क्या करते हैं कि हल्दी, मेथे और सौंठ,
1 चम्मच हल्दी का 1 चम्मच आधा चम्मच उसमें मेथे डाल देते हैं, उसमें थोड़ी सौंठ डाल देते हैं। तो ये भी घरेलू टिप्स हैं जो हम इसको हल्दी मेथे सौंठ को जॉइंट पेन्स में दे दें। इसी तरह से हमारी जो मेथे हैं वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। जो डायबिटीज़ से पेशेंट पीड़ित हैं उनको अगर सुबह रात को भिगो के रख दी जाए 1 चम्मच मेथे का, और उसको जो है सवेरे उसको जो है थोड़ा से वो गिले हो जाते हैं तो उसको जो है यहाँ से स्प्राउट कर दिया जाए और उसका 1 चम्मच जो है वो मेथे का सवेरे रोज़ दिया जाए, तो उससे मुझे नहीं लगता कि ट्राइग्लिसराइड्स बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं, उसके ट्राइग्लिसराइड्स कॉमन हो जाएंगे, उसका जो LDL है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स वो भी ठीक हो जाता है, बल्कि HDL अपने आप ही बढ़ जाता है। तो ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए मेथे का प्रयोग मिरेकल है। इसी तरह से हमारे एक जो जनरल जो हमारी किचन में जो प्रयोग करने वाली चीज़ें हैं उसमें हमारी अजवाइन आ जाती है, जो कि हमारे और गैस हो जाती है, कई बार एस्थमेटिक पेशेंट्स में या पेट में गैस चढ़ जाती है तो हम उसमें अजवाइन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हमारी दालचीनी है, दालचीनी जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है ना कहीं भी, तो उसके लिए बेस्ट है कि किसी के कार्डिक ब्लॉकेज का अगर है तो दालचीनी की अच्छी मात्रा में उसको हम दिया जाए तो दालचीनी। इसी तरह से काली मिर्च भी हमारी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए इससे मिरेकल। तो आयुर्वेद में ना काली मिर्च के गुण लिखे हुए हैं, मिर्चम कटकम तीक्ष्णम दीपनम कफवाचित, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये परमार्थी द्रव्य है, मतलब मथ करके जो अंदर की आर्टरीज की सफाई कर देती है। तो ये जो हमारे घर में घरेलू जो नुस्खे हैं इसको हम एक प्रोग्राम के रूप में जनता तक प्रस्तुत करेंगे कि भी ये जो आयुर्वेद की जो ब्यूटी है कि जो घरेलू प्रयोग से भी हम कई बीमारियों को देते हैं। और एक जो आपको मैं ज़रूरी एक टिप देना चाहूँगा कि आयुर्वेद में लिखा हुआ है भोजन अग्रे सदैव पथ्यम लवण अदरक भक्षणम अग्नि संदीपनम रुचियम जीवा कंठ विशोधनम। भोजन से पहले अगर अदरक और लवण थोड़ा सा मिला करके खाया जाए तो हमारे जो आमा नहीं बनती, जो कि सभी रोगों का कारण माना गया है। आमा मीन्स एक पॉइजन, एंडोटॉक्सिन्स, तो वो जो है ज़बान बिल्कुल साफ जो कोटिंग हो जाती है मुंह के ऊपर वो ठीक हो जाती है। तो भोजन से पहले थोड़ी अदरक खानी चाहिए। इसी तरह से सवेरे जब बेड से उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त उठ करके हमें जो है वो उषा पान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है कि सवेरे सूर्य निकलने से 48 मिनट्स पहले का समय, उस टाइम पर अगर हम उठ जाते हैं तो हमारी जो है स्वस्थ रहने के लिए वो जो हमारी जो आयुर्वेद की जो चिकित्सा प्रणाली का जो मेन ब्यूटी है कि किस तरह का हम जीवन जिए कि हम हेल्दी रह सके, तो वो जो पार्ट है जिसमें हमें वो कहते हैं कि हमारा जो सवेरे उठ करके फिर उसके बाद जो है उषा पान करें, जो जल है वो सवेरे पीना चाहिए 1-2 ग्लास पानी पी करके, फिर मोशन वगैरह करने के बाद जो है वो दंत धावन की जैसे क्रिया बताइए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो सारा प्राणायाम करना चाहिए। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो भोजन है वो जो रीहीटिंग जो है ना चीज़ों की, जैसे कि लिखा हुआ है तेल घृतम च पानीयम कषाय व्यंजन आदिकम शीतम पुनस्तप्तम तत्सर्वम विश्वत भवेत। जो तेल की बनी हुई चीज़, घी की बनी हुई चीज़, कोई सब्जी जो है वो गर्म करके ठंडी करके दोबारा गर्म करके खाते हैं तो वो पॉइजन बन जाती है। वही काज है कैंसर का, वही काज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, वही काज है आमावाता का, वही काज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। तो ये जो चीज़ें रीहीटिंग को अवॉइड करना चाहिए। हम फ्रिज में सब्जियां डाल देते हैं दोबारा गर्म, और आज यही हो रहा है कि हम फास्ट फूड लेते हैं और जो भी यही काज है हमारी जो डिफरेंट हमारी जो एलर्जीज़ हो रही हैं, अब फलानी ऐसी बीमारियाँ जो हमें फेस करनी पड़ रही हैं जिसको हम क्योर नहीं कर पाते, वो उसका कारण जो है। इसलिए कहा गया है कि हमें रीहीटिंग नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह से रात को सोने के टाइम पे लिखा हुआ है कि गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी को उसने लिखा है श्लेष्मा आमवात मेदो घनम वस्ती शोधन दीपनम श्वास काश ज्वर हरम पीतम उष्णम उत्कम निशी। जो रात के समय गर्म पानी पी के सो जाता है उसकी तो वेस्टी की प्रॉब्लम नहीं होती उसको, उसका जो है श्लेष्मा आमवात, उसको जोड़ों की दर्दें नहीं होती हैं, आमवात मेदोघन उसकी वेस्टी कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो छोटे छोटे सिद्धांत हैं कि हमारी टॉक्सिसिटी जो दिन में हमने गलत उलट खाया, अगर हम रात को सोने के टाइम पे सिर्फ गर्म पानी पी के सो जाएं तो इससे मिरेकल। इसी से तक्कर का बड़ा विधान है। तक्कर मीन्स लस्सी जो है वो उसको सुरा मतलब उसको मानते हैं कि जैसे देवताओं के लिए अमृत हितकारी होता है, वैसे पृथ्वी लोक में जो है भोजन के बाद भोजन के अंत में थोड़ा लस्सी जो है दही को मथ करके उसका लस्सी का सेवन जो है मट्ठा जिसे बोलते हैं उसका सेवन करना चाहिए, वो बहुत ही हितकारी है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम पब्लिक को जो है ना टाइम टू टाइम ये जो हमारी एक तरह से जो लुप्त हुई चिकित्सा प्रणाली है जो कि हमें पूरा क्योर कर सकती है, उसको हम वो वापस पब्लिक तक पहुँचाएँ और उसको जो है अधिक से अधिक पॉपुलर किया जाए। ये आपका जो प्रोग्राम शुरू किया आपने बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसी के साथ डॉक्टर हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।